गुड मॉर्निंग। जब आप कोई चीज़ लिखने के लिए सोचते हो ना तो बार बार उसका दिमाग में मंथन करते हो तो बार बार वो चीज़ें रिपीट होती हैं। कम से कम 10 से 12 बार आप उसको अपने दिमाग में रिपीट करते हो, तब एक बार कापी पर लिखते हो। और जब बार बार सोच के लिखते हो ना तो दिमाग में छप जाता है, और जब कोई चीज़ छप जाती है ना तो एग्जाम टाइम तक बड़े आराम तक याद रहती है। इसीलिए कहा जाता है कोई टॉपिक पढ़ा करो तो उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश किया करो। ऐसा करोगे ना तो दिमाग में छप जाएगा और भूलोगे नहीं, और एग्जाम में अच्छे से उसका आंसर राइटिंग कर सकते हो या फिर टिक लगा के आ सकते हो। अब जैसे मैं इस टाइम आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कोई ना, आप उसका आंसर लिखते हो ना तो कम से कम 10 से 15 बार आप खुद सोचे होगे। 10 से 15 बार उस पर सोचते हो कि कितना बेस्ट लिखें, कैसे लिखें, कहाँ से फैक्ट लाएं। जब आप ऐसा सोचते हो ना तो वो टॉपिक आपका एकदम मजबूत पत्थर की तरह हो जाता है। तो ऐसा होना भी तो चाहिए ना, आप मजबूत बनना ही तो चाहते हो ना, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। इसीलिए क्वेश्चन कितना भी कठिन हो डरा मत किया करो। जैसे इस वीडियो में मैंने बोल दिया था कि इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होगा, बच्चे डर गए, देखो इस बार कमेंट कम आया, जबकि इसके पिछले वाले में कमेंट खूब भर भर के आया था और सबका सही था। इस बार भी कमेंट सही, मतलब लगभग ठीक ही आया है, लेकिन आंसर भी ठीक ठाक आया, लेकिन कहीं पर कुछ जगह पर बच्चे भटक गए। तो आज तो वही थोड़ा सा एनालिसिस करवा दे, थोड़ा सा उसको बता दे कि क्या क्या आंसर होगा, और थोड़ा सा बता दे किसका बेस्ट आंसर आया है कमेंट में। उसके बाद आज का क्वेश्चन दे दे, और आज का क्वेश्चन ना बहुत टफ होगा ना बहुत सरल होगा, मॉडरेट में होगा। तो आज का क्वेश्चन जरूर सब लोग लिखिएगा, जो भी पता हो लिखा करिए। आप बहुत करो गलत ही लिखोगे ना, बताएंगे फिर आप उसे सही तो बना सकते हो, अपने दिमाग में सोच तो सकते हो ना सही क्या है। और इससे क्या होगा जानते हो, आपका दिमाग मजबूत होगा, आप बहुत मजबूत बन जाओगे। नहीं सुधारोगे ना तो कमज़ोर पड़े रहोगे, और जानते हो ना कमज़ोर इंसान को इंसान हर कोई दबा देता है। थोड़ी सी भी मजबूती है दिमाग में तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी बेइज्जती करके चला जाए, आपके ऊपर ताना मार के चला जाए, आपको कुछ कह के चला जाए। बस थोड़ा सा दिमाग आपका मजबूत हो। तो दिमाग मजबूती के लिए पढ़ना ज़रूरी है। अब पढ़ने के लिए जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और उस पर आपको सोच के कुछ लिखना हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो आप। और उस दौरान अगर वो क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेते हो ना, तो समझ लो कि वो चीज़ें आपके लिए कई महीने के लिए, कई साल के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जब भी आपको लिखने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए, लिख देना चाहिए। जितना हो सके उतना लिख देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं जो आपको कल दिए थे। सबसे पहले हम आंसर बता देते हैं, उसके बाद आप के कमेंट से उसका एनालिसिस करा के मिलवा देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन था कि क्या कारण है कि पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन करके संवैधानिक दर्जा फिर से देने की बात की गई, जबकि इसका अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन था। यही बोले थे कि अनुच्छेद 40 में जब संविधान का वर्णन संविधान के प्रारंभ से ही था, तो अलग से 73वां संविधान संशोधन करने की क्या जरूरत थी ना, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर ये है कि जो चीज़ अनुच्छेद 40 में है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी प्रावधान दिए गए वो राज्य की इच्छा पर है। चाहे तो राज्य करे या चाहे ना करे, वो राज्य को निर्देश दिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी प्रावधान है वो निर्देश है राज्य को। निर्देश आपकी इच्छा पर होता है, चाहे तो आप करो चाहे तो ना करो। अब पंचायत निर्देश था, चाहे तो पंचायत बनाए चाहे ना बनाए। तो बहुत सारे राज्य पंचायत बना ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो निर्देश था। अगर बाध्यकारी होता तो जरूर बनाते। इसीलिए मजबूरी में 73वां संविधान संशोधन करके बाध्यकारी बना दिए कि पंचायत का गठन तो आपको करना ही पड़ेगा, मना ही नहीं कर सकते। इसलिए 73वां संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी, और इस पर भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। मैं थोड़ा सा उसका एनालिसिस कराऊंगा, लेकिन आंसर यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, संविधान सभा में अम्बेडकर का चुनाव 2 बार क्यों हुआ। मैंने ये पूछा था कि अम्बेडकर साहब 2 बार क्यों चुने गए, एक ही बार सब एक बार चुने जा रहे, 2 बार क्यों चुने गए। एक कहानी इसके पीछे बताया था, आप अगर सुने होंगे वीडियो ध्यान से या आपको ध्यान भी होगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब पहली बार संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ था तो अम्बेडकर का चुनाव बंगाल से हुआ था, बंगाल से हुआ था। और जब संविधान सभा कार्य करने लगी, इसी दौरान भारत का विभाजन हो गया। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बन गए। तो ऐसे में बंगाल वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, उसे बोला गया पूर्वी पाकिस्तान। तो जब बंगाल वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, सिंपल सी बात, जहाँ से अम्बेडकर चुने गए वो पाकिस्तान में चला गया। तो अम्बेडकर के पास एक रास्ता था कि या तो पाकिस्तान में चले जाएं, या फिर वो जहाँ से चुने गए हैं पाकिस्तान वाले क्षेत्र से, उस पद वहाँ के क्षेत्र से इस्तीफा दे दें। तो अम्बेडकर पाकिस्तान जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात, आप जानते हो कि वो भारत में ही रहना चाहते थे। तो उन्होंने वो पाकिस्तान नहीं गए, वो वहाँ से पद छोड़ दिए, और दोबारा उनको वो महाराष्ट्र से संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। तो हालांकि इस पर बहुत सारा रिसर्च करके बच्चों ने बड़ा अच्छा अच्छा आंसर लिखा है। दिल खुश हो जाता है जब आप इतने अच्छे नॉलेजदार क्वेश्चन लिखते हो, तो लगता है कि बड़ी जानकारी है आपके अंदर। और नहीं तो अभी देखो ऐसे लगता है, ऐसे कोई आपको देखेगा नहीं बोलेगा आपके अंदर इतनी जानकारी है, लेकिन जब आप लिखते हो ना तब आपका असली ज्ञान तब बाहर आता है, एक अंदर से फीलिंग्स आती है कितने जानकार हो आप। ठीक है, तो इसीलिए इनका 2 बार चुनाव हुआ था। अभी हम कमेंट में दिखाएंगे कितना अच्छा अच्छा आंसर आया था। हालांकि मैंने 3 ही क्वेश्चन दिया था, और तीसरा क्वेश्चन हमने कहा था थोड़ा कठिन है, इस पे एनालिसिस करते हैं। हालांकि इसी में बच्चे भटक गए हैं, तो हम देखते हैं विधान परिषद के पक्ष और विपक्ष में एक तर्क देना है। विधान परिषद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों। तो पक्ष और विपक्ष में तर्क देना चाहिए। जैसे कि सभी राज्यों में अगर विधान परिषद इतना अनिवार्य होता तो सभी राज्यों में होता, 2800 राज्यों में तो है नहीं, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से हैं,
याद है आपको 6 राज्य में कौन कौन से हैं विधान परिषद में? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद मतलब जैसे संसद में राज्यसभा लोकसभा होता है ना, वैसे ही राज्यों में विधानमंडल में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, तो ये जो विधान परिषद है 6 ही राज्यों में, बाकी विधानसभा हर राज्य में है। ठीक है, तो विधान परिषद में पूछ रहा था कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। देखो, होना चाहिए अगर पक्ष में बात करें तो पक्ष में ज़रूरी ये है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा है और विधान सभा है और विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में है ना दोनों। अब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, तो अब जानते हो कि योगी जी के प्रचंड बहुमत है इस समय, बीजेपी की समय तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत है ना। अब उत्तर प्रदेश के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं योगी जी, कानून सही नहीं है, फिर भी इनका प्रचंड बहुमत आराम से विधानसभा से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विधान परिषद में जरूरी नहीं कि इनके ही लोग बैठे हों, विधान परिषद में हो सकता है अन्य अन्य पार्टियों के लोग बैठे हों, और विधान परिषद को लोगों को लगे कि ये कानून सही नहीं है, विधान परिषद उसे पास करने से मना कर सकती है ना। तो क्या हो सकता है, अगर विधान परिषद हो तो इससे फ़ायदा ये है, पक्ष में बात करें तो फ़ायदा ही गिनेंगे, इससे फ़ायदा ये है कि सरकार तानाशाही नहीं हो सकती। सरकार तानाशाही में मतलब तानाशाही अगर कोई ऐसा कानून नहीं लागू कर सकती जो जनता के पक्ष में ना हो, जो जनता के लिए सही ना हो। ठीक है, तो सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए, सरकार के नियमों को कंट्रोल में रखने के लिए विधान परिषद का होना जरूरी है पक्ष में। दूसरी बात, अगर सरकार कोई कानून ला रही है तो विधान परिषद उसका एनालिसिस कर सकती है, कानून कितना सही है, इसमें क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं, इसका एनालिसिस विधान परिषद कर सकता है। क्योंकि विधान परिषद में सरकार के ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, जबकि विधानसभा में सरकार जिसकी होती है उसके लोग ज़्यादा रहेंगे, तभी तो सरकार उसकी बनी हुई है। ये तो हो गया पक्ष में। विपक्ष में क्या बात है, इसको समझ लीजिए। अगर विपक्ष की बात करें तो विधान परिषद, अब जैसे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, विधान परिषद में क्या होता है कि जैसे कि जो लोग जिसकी सरकार है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मान लो बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीत के आई, लेकिन योगी आदित्यनाथ हार गए, जो इनको मुख्यमंत्री बनना है वो हार गए। अगर वो हार गए तो सिंपल सी बात है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में विधान परिषद क्या करता है, विधान परिषद से लोग बैकडोर एंट्री ले लेते हैं कि जिसको जनता ने सीधे से नकार दिया, सिरे से कि हम आपको नहीं पसंद करते, हम आपको नहीं चुनना चाहते, हम आपको सीएम के रूप में नहीं देखना चाहते, इसलिए हम आपको जीतने नहीं देंगे। जिसको जनता पसंद नहीं करती थी, जनता ने उसे हरा दिया। तो विधान परिषद क्या करेगी, विधान परिषद में मनोनयन होता है, वहाँ डायरेक्ट चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ मनोनीत सदस्य डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट उस आदमी का मनोनयन हो जाएगा और वो वापस आ जाएगा और सीएम बन जाएगा। मतलब जिसे जनता ने चुना नहीं, निर्वाचन में हरा दिया, उसको मनोनयन के द्वारा सीधे पहुँचा दिया गया फिर से विधानमंडल में, और वो फिर से सीएम बन गया। जनता उसे पसंद नहीं करती, वो फिर से सीएम बन गया। तो क्या हुआ, जनता के साथ तो बुरा हो गया ना, जनता तो उसे नहीं पसंद करती है, फिर वो बैकडोर एंट्री ले लिया। बैकडोर एंट्री मतलब कि विधान परिषद से मनोनयन करवा लिया, ये बोला जाता है बैकडोर एंट्री। मतलब विधान परिषद में चुनाव तो हुआ नहीं, वहाँ से डायरेक्ट मनोनयन राज्यपाल के माध्यम से मनोनयन करवा के पहुँच गया। ठीक है, तो ये तो बुरा हो गया ना, जनता तो नहीं पसंद करती थी उसको। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए मिस्टर यक्स हैं और उनकी वाइफ है मिस्टर वाई। मिस्टर यक्स की जो बीवी है मिस्टर वाई है, और मिस्टर जेड जो है मिस्टर वाई को पसंद करते हैं। किसकी बीवी है, यक्स की बीवी को मिस्टर जेड पसंद करते हैं। लेकिन मिस्टर यक्स को ये बात पसंद नहीं कि उनकी बीवी को कोई पसंद करे। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया कि घर पे बॉडीगार्ड, दरवाजे पे बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया, घर के दरवाजे पे कैमरा लगवा दिया कि अगर कोई मेरी बीवी से मिलने आए तो बता देना मुझे, तो मतलब मुझे बताना, मैं आकर उसको समझाऊंगा। तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, ये सामने के दरवाजे से नहीं मिलने आएंगे, ये घर में तो पीछे वाला भी दरवाज़ा होता है ना, तो पीछे के दरवाजे से बैक डोर पीछे से आ जाएंगे और पीछे के दरवाजे से मिल के चले जाएंगे। तो नुकसान तो हो रहा है ना, मिस्टर एक्स जो चाहते थे वो तो नहीं हो पा रहा है ना। मिस्टर एक्स ये चाहते थे कि उनकी बीवी किसी से ना मिले, लेकिन फिर भी मिस्टर जेड चुपके से दरवाजे से बैक डोर एंट्री ले रहे हैं। तो वही चीज़ है, जब जिसको जनता पसंद नहीं कर रही है उसको हरा देती है, जीतने नहीं देती है निर्वाचन में, फिर भी वो मनोनयन के द्वारा सीधे विधानमंडल में पहुंच जाता है राज्यपाल के माध्यम से, तो एक प्रकार से नुकसान ही तो है ना। तो ये क्या हुआ, इसके विपक्ष में हुआ कि इससे बैकडोर एंट्री मिल जाती है, जो कि जनता के लिए सही नहीं है। बात समझ में आया ना। दूसरी बात, अगर एक चीज़ और विपक्ष में अगर देखना चाहो तो ये है कि विधानसभा ही सारा काम करती है, विधानसभा ही कानून बनाती है, विपक्ष की कोई ज़रूरत ही नहीं। मतलब कि विधान परिषद कोई विशेष ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में 100 सांसद हैं जो कि विधान परिषद में बैठते हैं। अब 100 लोगों को 50, इस समय उत्तर प्रदेश में एक सांसद को लगभग 2 लाख रुपया दिया जाता है महीने का। 100 लोग हैं तो इसका मतलब 200 लाख हर महीने का फालतू का जाता है इन लोगों का। अगर इन लोगों को विधान परिषद समाप्त कर देना तो हर महीने का 200 लाख, समझते हो ना, 2 करोड़ रुपया बचेगा। और इस पैसे को कहाँ खर्चा किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश के हित में खर्चा किया जा सकता है। बात समझ में आया ना। विधान परिषद में जो लोग बैठे हुए हैं फालतू का बैठे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा वही कानून चेक करने के लिए रहते हैं। मतलब विपक्ष में बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, पक्ष में बोलेंगे तो कानून चेक करना जरूरी है ना। अभी कुछ समझ में आया? ठीक है,
अब आज का कमेंट चेक कर लेते हैं, आज का क्वेश्चन दे देते हैं आपको। आइए विशाल यादव के कमेंट शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा 73वां संशोधन इसलिए लाया गया क्योंकि 40 में निषेध तत्व था जो कि राज्य के ऊपर निर्भर करता था, चाहे वो करे या ना करे, इसलिए 73वां लाना जरूरी है। बेस्ट आंसर है ये, मतलब पहले का आंसर। इसके बाद इन्होंने दूसरे का आंसर दिया, अम्बेडकर 2 बार चुनाव इसलिए लड़े क्योंकि पहली बार वो बंगाल से चुनाव लड़े, वहाँ से हार गए। हार नहीं गए मेरे भाई, हार नहीं थे वो, वहाँ से वो वाला क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में, इसलिए उनको वहाँ से छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ से गलत होता है। ठीक है, और तीसरा इन्होंने लिखा कि पक्ष में कि विधान परिषद जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री को पार्टी के लोग जो जीत गए, अगर मुख्यमंत्री नहीं जीतता तो ये पक्ष में नहीं मेरे भाई, ये विपक्ष में है। जिसको जनता पसंद नहीं, कोई जबरदस्ती मुख्यमंत्री बन रहा है, ये तो विपक्ष में है ना। जिसको आप पसंद नहीं करते, जबरदस्ती आ गया आपके घर, तो ये आपको बुरा लगेगा ना, ये तो विपक्ष में हो गया ना, पक्ष में कैसे हो सकता है। अभी समझाए मिस्टर XYZ वाला, ध्यान समझिए उसको, तो ये गलत है। आगे इन्होंने कहा है कि विधान परिषद इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके बिना राज्य सुचारू रूप से चल सकता है। हाँ, ये विपक्ष में जो आपने लिखा ये वाला सही है। सबसे पहले आप अपने आप को समझिए कि आपको क्या पूछा जा रहा है, वही लिखिए। अगर आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है तो अपने मम्मी पापा का नाम मत बताइए। सोनम जी, आपसे पूछा गया क्या पंचायतें ज़रूरी थी तो उसको 73वां संशोधन क्यों लाया गया, मैंने ये पूछा। आपने क्या लिखा, 73वां संशोधन करके संवैधानिक दर्जा दिया गया, 9 जोड़ा गया। आपने बताया नहीं जरूरी क्यों है। आपसे क्या पूछा गया, जरूरी क्यों किया गया, जबकि 40 में था तो जरूरी क्यों किया गया, आपको वो बताना था। आप जाके आंसर देखिए जो मैंने एनालिसिस किया है। दूसरा, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, ये क्यों आंसर बता रहे हो आप। तीसरा है, ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन होती है, राज्य सरकार को बोले वही करेगी, इसके हिसाब से जरूरी नहीं है। आपका कोई भी आंसर से संतुष्टि नहीं है, इसलिए ये आंसर आपका बेस्ट नहीं माना जा सकता। आपका भी आंसर आदेश मिश्रा का जो आंसर है ये भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता कि पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। प्राप्त था ना, अनुच्छेद 40 में था, संवैधानिक दर्जा ही प्राप्त था, तो बहुत बेस्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा, तो संविधान सभा में बहुत योगदान है, इसके लिए थोड़ी 2 बार चुने गए थे, ये भी गलत है। राज्यों में विधान परिषद जरूरी है क्योंकि जिन राज्यों में विधान परिषद होता है वहाँ विशेष राज्य दर्जा प्राप्त होता है, ये भी गलत है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपने अंदर इसी बहाने सुधार तो कर लोगे, आगे बहुत काम देगा आपको। ठीक है, देखो ये विशाल जी का हो गया शायद। वंदना जी, आपने भी पहले का आंसर केवल बताया है, मैंने पूछा है क्यों जरूरी है, इसका आंसर नहीं दिया, केवल आपने बता दिया कि पंचायत कहाँ है, किस भाग में, किस अनुच्छेद में। क्या ये आपका आंसर आपके हिसाब से कंप्लीट माना जाएगा। आपका आंसर 2 वाला जो आंसर है ये बहुत सही है, बेस्ट माना जा सकता है आंसर 2, लेकिन आपका आंसर 1 बेस्ट नहीं माना जा सकता। और आपका आंसर 3 का पक्ष और विपक्ष का तर्क मजबूत मान सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं, तो आपके तीनों का आंसर में से दूसरा तीसरा आंसर बेस्ट माना जाएगा, पहले का आंसर आपका बेस्ट नहीं माना जा सकता। दीपिका जी का भी आंसर लगभग वैसे ही है, तो यहाँ पर क्यों होना चाहिए, इसका आंसर नहीं, बेस्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा भी आंसर पूरी तरह से बेस्ट नहीं है और थोड़ा सा सही है, तो थोड़ा सा सही मान सकते हैं इसको, पूरी तरह सही नहीं है। तीसरा आंसर दोनों की तुलना में बेस्ट माना जा सकता है, ये तीसरा वाला। एक कमेडी ब्लॉक करके जो आया था, इसमें भी इन्होंने भी वही किया है, पूरा उसका ब्यौरा दिया है, क्यों है ये किसी ने नहीं लिखा है। हाँ, दूसरे का आंसर इन्होंने जो लिखा वो सही है। अंबेडकर का 1946 में पूर्वी भाग से जो होता है चुनाव, उसके बाद वहाँ से विभाजन के बाद हट जाते हैं, फिर MR जयकर के स्थान पर चुने जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन सही है। तीसरे का आंसर इन्होंने जो पक्ष में लिखा है, विधान परिषद को जब CM नहीं जीत पाता तो बैकडोर एंट्री करता है, तो ये पक्ष में नहीं है, विपक्ष में लिखना चाहिए, क्योंकि ये जनता के साथ गलत हो रहा है, इसको विपक्ष में लिखना चाहिए था। और विपक्ष में ये जो लिखे हैं ये सही है, लेकिन ये जो लिखे हैं ये भी विपक्ष में, पक्ष में इन्होंने नहीं लिखा, कहने का मतलब ये है। ये अंकुश के नाम से जो कमेंट आया, साक्षी जी ने लिखा है, और ये भी बहुत अच्छा आंसर नहीं माना जा सकता है। और इन्होंने लिखा है कि राज्यों में विधान परिषद होना जरूरी है क्योंकि राज्यों में 2 मंडल होने से वित्तीय मनी संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज़ तो ये जो पक्ष में लिखा सही है, लेकिन उसके बाद दूसरा जो आपने बताया वो सही नहीं है, तो बहुत बेस्ट आंसर नहीं, पहले का आंसर सही नहीं माना जा सकता, दूसरा भी आपने सही नहीं लिखा है, तीसरे में केवल एक पार्ट में सही लिखा है, बाकी नहीं लिखा है। अगर निष्कर्ष पे आए तो पूरी तरह से आंसर किसी का भी नहीं सही है, लेकिन 2 लोगों का आंसर कुछ ज़्यादा सटीक तरीके से सही दिख रहा था, एक तो विशाल जी का और एक वंदना जी का। अगर विशाल और वंदना जी के आंसर में तुलना करें तो वंदना जी का आंसर विशाल जी की तुलना में कुछ ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से आंसर किसी का नहीं सही है, क्योंकि हमने शुरू में एनालिसिस करवाया था। आज का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर अगले वीडियो में अच्छे से लिख के बताइएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, जो पूछा जाए उसको बताइए, जो पूछा नहीं जाता उसको ना बताएंगे तब भी चलेगा, लेकिन जो पूछा जाए कम से कम उसका तो आंसर दीजिए ना। देखिए क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, 3 ही क्वेश्चन है और आज छोटे क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका, ध्यान समझिएगा,
न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना, उसके लोग पढ़े लिखे होते हैं, कानून के अच्छे जानकार होते हैं। और कार्यपालिका का काम होता है देश में काम करना, उसके लोग पढ़े लिखे हो कि ना हो, निर्वाचित होकर आ गए हैं, अंगूठा छाप भी रहेंगे तब भी चलेंगे। बात समझ में आना। न्यायपालिका में एकदम से पढ़े लिखे प्रचंड मतलब जानकार लोग, बहुत अच्छे जानकार लोग होते हैं न्यायपालिका में, उनका काम होता है न्याय करना। कार्यपालिका में लोग अनपढ़ एकदम से बेकार हों, जिनको अंगूठा भी लगाना ढंग से नहीं आता, वो भी कार्यपालिका में बैठ जाते हैं नेता मंत्री बन के काम करने के लिए। ठीक है, तो ये कहा गया कि जो न्यायपालिका है अपना काम न्याय करने वाला करे, जो कार्यपालिका अपना काम करे समाज में। लेकिन न्यायपालिका में कभी कार्यपालिका ना घुसे, कार्यपालिका में कभी न्यायपालिका ना घुसे, मतलब न्यायपालिका को अलग रखिए और कार्यपालिका को अलग रखिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात बोली गई थी कि इन दोनों को अलग अलग ही रखिएगा। सर मिलाइएगा मत कभी, नहीं तो बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना, थोड़ा सा डिटेल वगैरह जानकारी हो तब भी बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, चलिए ध्यान सुनिए, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उसके बाद आपको आंसर देना है। एक व्यक्ति अमेरिका में पढ़ाई किया, वहीं से बचपन वहीं बीता, पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग की, बहुत नॉलेज इकट्ठा किया। और जब भारत लौटा तो वो एक चीज़ देखता है कि जैसे अमेरिका में हर आदमी को झंडा लगाने का, अपने घर पे झंडा फहराने का, अपने छत पर अपने देश के लिए अपने फैक्ट्रियों में झंडा लगाने की पूरी आज़ादी थी। अपने साथ झंडा लेकर चल सकता था, झंडा लहरा सकता था, हर काम कर सकता था झंडे के साथ, मतलब अपने राष्ट्रीय फ्लैग को कहीं भी मतलब लगा सकता था, अपने घर में, अपने दुकान पर, अपने फैक्ट्री में, कहीं पर भी। लेकिन जैसे वो भारत आया तो भारत में उसने देखा कि हमारे यहाँ झंडा लगाने में मनाही की गई है कि आप झंडा ऐसे नहीं लगा सकते कहीं पर, अपने घर पर, अपने दुकान पर, विद्यालय में, ऐसे हर जगह झंडा नहीं लगा सकते। केवल दो ही समय पे लगाया जाता था, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी को ही आप झंडे को फहरा सकते थे, अपने घरों की दीवारों पर लगा सकते थे। इसके बाद नहीं, साल भर शांत रहिए, फिर जब अगले साल जब 15 अगस्त 26 जनवरी आएगा तभी लगाइएगा। ये नियम था भारत में। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जब अन्य देशों में झंडा लगाने की आज़ादी है, जैसे आज आप झंडा लेकर घूम रहे हो ना, पहले ये आज़ादी नहीं थी कैसे झंडा लेकर घूमो, कहीं भी दुकान पे, सड़क पे कहीं भी लगा दो, छत पर कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं आज़ादी थी अपने देश में। फिर वो आया और अपने जाके अपनी फैक्ट्री में झंडा लगा दिया। वहाँ के डीएम साहब ने कहा कि ये आपको आज़ादी नहीं कि आप झंडा लगाओ। फिर उसने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई हमें अपने देश का राष्ट्रध्वज लगाने की आज़ादी क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों केवल दो ही वक्त पे 15 अगस्त 26 जनवरी को हम झंडा लगा सकते हैं, बाकी अन्य समय पर झंडा रखा रहेगा। हमारे देश का गौरव हमें लगाना चाहिए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में आई और उन्होंने आज़ादी दे दी कि भारत के हर नागरिक को अधिकार है को झंडा लगा सकता है, अपने घरों पर, अपने विद्यालयों में, अपने हर जगह झंडा का यूज कर सकता है। तो आज देखो, आप आराम से झंडा लेकर घूमते हो, अपने साइकिल पे लगा लेते हो, गाड़ियों पे लगा लेते हो, अपने घर पे लगा लेते हो ना। तो कौन ये व्यक्ति था जो ये आज़ादी आपको दिलवा दी है कि आप झंडा आराम से लगा सकते हो, फहरा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो? किस व्यक्ति ने ये आज़ादी आपको दिलवाई, उसका नामकरण करना है, मतलब उसका नाम लिखना है। ठीक है, समझ में आया ना कहानी पूरा। अगला क्वेश्चन आपके माइंड पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन बताएगा कि आप टॉप करोगे कि सेकंड आओगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके माइंड पे, आपकी सोच पर है। ये क्वेश्चन कहीं इसका आंसर मिलेगा नहीं लिखा, ये आपको खुद सोच के लिखना है। क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था ना, कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, लोग तिरंगा लेके घूम रहे थे, अपनी गाड़ियों पे लगा के घूम रहे थे। अभी तो इससे मैंने क्वेश्चन भी पूछा कि इसके पहले आज़ादी नहीं थी, किसी ने दिलवाई आपको आज़ादी? तो क्वेश्चन ये है कि क्या तिरंगा लगाना कानून बना के अनिवार्य कर देना चाहिए कि नहीं, सबको तिरंगा लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे जेल हो जाएगा? कहने का मतलब कानून बना देना चाहिए तिरंगा पे। जैसे बहुत लोग तिरंगा अपने घर पे नहीं लगाते हैं कि चलो मन करेगा लगाएंगे, नहीं तो बाद में लगा लेंगे, उसमें क्या है। या फिर ऐलान कर देना चाहिए कि नहीं, सबके गाड़ियों पर, सबके घरों पर तिरंगा होना चाहिए। अभी आप घर का सर्वेक्षण कर लो, कितने घरों के ऊपर तिरंगा पाओगे? बहुत कम पाओगे। तो क्या तिरंगा लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए कि हर घर के ऊपर तिरंगा होना ही चाहिए, कानून बना देना चाहिए, कि ये अपनी इच्छा पर होनी चाहिए? इसके पक्ष में अगर अनिवार्य कर देना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों, इस पे आपको एक एक लाइन लिखना है। ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, एक एक लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20, 10 नहीं, कम से कम 20 से 25 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अनिवार्य करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों, 50 शब्दों के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। जितना बेस्ट सोच सकिएगा उतना बेस्ट लिखिएगा कि तिरंगा लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो नहीं तो क्यों, क्यों नहीं। ठीक है, ये आंसर आपको बताएगा कि आप कितना बेस्ट नंबर ला सकते हो। और भी देखिए, जितना सोचेंगे ना दिमाग उतना ही खुलेगा। आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेस्ट सोच सकते हो, कितना बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल पर अगर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें।